जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से हर डेट के अनुसार उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कहां पर भाषण दिया था, किसको पत्र लिखा था, किसका पत्र स्वीकार किया था, सदन में थे तो सदन में क्या कहा था, किस प्रश्न का किस तरीके से क्या जवाब दिया था, कोई रिपोर्ट पेश की तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, कोई किताब प्रकाशित की थी तो वो कौन सी किताब थी। तो इन सारी चीज़ों को मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, इस सीरीज से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको ग्रे दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन शो हो रहा होगा तो उसको आप लोग क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सारे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे तो बहुजन साहित्य बिना किसी समस्या के लगातार अपना काम करता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मई के बारे में। 19 मई को 19 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किया था। 19 मई 1946, 19 मई 1946 दिल्ली क्षेत्रीय अनुसूचित जाति महासंघ की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर बैठक में भाग लेते हैं और इसका मार्गदर्शन करते हैं और बाद में पदाधिकारियों के साथ एक फोटो सत्र आयोजित करते हैं। 19 मई 1949 19 मई 1949 को माननीय डॉक्टर B.R. अंबेडकर अनुच्छेद 73 की व्याख्या करते हैं और श्री नजरुद्दीन अहमद द्वारा पेश किए गए एक संशोधन को पूरी तरह से बेतुका बताते हैं। वह अनुच्छेद 75(2) के प्रावधानों और इस्तीफे के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि स्पीकर का चुनाव शपथ समारोह से पहले क्यों होना चाहिए। 19 मई से लेकर 21 मई 1951, 19 मई टू 21 मई 1951 को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ और महाबोधि सोसाइटी द्वारा बुद्ध जयंती का एक महान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को संबोधित किया, जिसमें फ्रांस, फिनलैंड, श्रीलंका आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर बोलते हुए वे कहते हैं, यह मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अछूत बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और उनके अनुसार आचरण करें। मैं दोबारा दोहराऊं इस लाइन को, यह मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अछूत बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और उनके अनुसार आचरण करें। क्या ऐसा हुआ है? और जय भीम के नारे तो सभी लगाते हैं। प्रश्न पूछिएगा अपने आप से भी, और जो भी आपको जय भीम का नारा लगाते हुए दिख जाए उससे भी, कि क्या बाबा साहब ये चाहते थे कि ऐसा किया जाए, क्या आप लोग कर रहे हैं? हमें लोगों से यह कहने से पहले कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आ जाएं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच के अंतर को उन्हें समझाना चाहिए। मतलब पहले हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं। मुझे ब्राह्मणवाद के बीच कोई अंतर नहीं लगता। जो लोग राष्ट्र और आज के हिंदू धर्म की सामाजिक पतन के लिए जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि मुझे ब्राह्मणवाद के अंदर कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, जो कि राष्ट्र और जो समाज है उसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। लोग पूछते हैं कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणवाद को गाली क्यों देते हैं? इसका उत्तर सरल है। यदि आप गंदे पानी को शुद्ध पानी के साथ बहने देते हैं तो उसमें गंदा पानी मिल जाएगा। हमें बुद्ध धर्म के शुद्ध सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म के गंदे पानी को नहीं बहने देना चाहिए। ब्राह्मण मंदिरों में भोजन और संपत्ति का आनंद लेते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म की प्रशंसा करते हैं। धर्म शुद्ध सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध ने चातुर्वर्ण में कभी विश्वास नहीं किया। इंसान सभी समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बुद्ध के धर्म को अपनाने से ही जाति का नाश हो सकता है। इसका एकमात्र सही समाधान यही है। युवा बौद्ध धर्म के सही मार्ग को चुनेंगे और आत्म, समाज और राष्ट्र मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये कितनी अहम बातें हैं जो बाबा साहब बुद्धिज्म के ऊपर कह रहे हैं। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिए कि बाबा साहब को सिर्फ पढ़कर कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने जो बताया है, जो कहा है, जो रास्ता दिखाया, उस पर चलना भी पड़ेगा। इस चीज को समझिए। 19 मई 1952, 19 मई 1952 डॉक्टर अंबेडकर राज्यों की परिषद में राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हैं। उन्होंने खाद्य समस्या के मामले पर भी चिंता व्यक्त की और लोगों के वर्ग के लिए सब्सिडी के वर्गीकरण पर समाधान प्रस्तुत किया। यह भाषण राज्यसभा में उनके पुनर्निर्वाचित होने के बाद पहला भाषण था।
उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज से जो मेरा प्रयत्न है उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा। बौद्धिक फायदा, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल बेनिफिट, आपके तर्क मजबूत हो रहे होंगे, बाबा साहब के बारे में आपकी जानकारी बढ़ रही होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो प्लीज इस सीरीज को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।